हे गाइस, आज की इस वीडियो में कवर करेंगे द लवर मूवी को। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है और आप डेफिनेटली इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस मूवी में 1922 की स्टोरी दिखाई गई है जब साउथ वियतनाम फ्रांस का गुलाम हुआ करता था, जहां फ्रांस लड़की गरीब हुआ करती थी और चाइनीज लड़का अमीर हुआ करता था। मूवी की शुरुआत होती है एक बूढ़ी औरत से और उसका नाम जेन होता है। वो अपनी बुक में लिखते हुए कहती है कि जब मैं 15 साल की थी तो मैं स्कूल की छुट्टियों में घर आई थी। जहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसके दो भाई होते हैं और उसकी माँ टीचर होती है और उसका बड़ा भाई बहुत ज्यादा रूड होता है और बहुत ज्यादा गुस्सेल और बदतमीज होता है। और वो अपने छोटे भाई बहन को बहुत ज्यादा परेशान करता होता है, जिससे उसका छोटा भाई जो बहुत ज्यादा कमजोर होता है वो रोने लग जाता है। पर जेन हर बार की तरह उसे संभाल लेती है और उसकी माँ को सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो उन्हें कुछ भी नहीं कहती होती है, जिससे जेन को लगता है कि उसकी माँ उसके बड़े भाई को बहुत ज्यादा प्यार करती होती है और हम दोनों छोटे भाई बहनों को जरा भी प्यार नहीं करती है। अब स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और वो अपने स्कूल वापस जाने लगती है, जहाँ उसकी मॉम उसे छोड़ने जाती है। जब वो नाव में बैठकर जा रही होती है तो उस नाव में एक चाइनीज अमीर लड़का भी होता है जिसका नाम टोनी है, जो अपनी कार में बैठकर उसे देख रहा होता है। फिर वो उसके पास जाता और स्मोक ऑफर करता है, पर वो साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसे स्मोक करना अच्छा नहीं लगता है। फिर वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है कि मेरा गाँव भी उसी तरफ है, तुम चाहो तो मैं अपनी कार में तुम्हें छोड़ सकता हूँ तुम्हारे हॉस्टल तक। और जेन मान जाती है। जब वो कार में बैठकर जा रहे होते हैं तो इसी बीच वो दोनों काफी ज्यादा बातें करते हैं, जहाँ जेन अपनी एज उसे 17 साल बताती है और टोनी अपनी एज 32 साल बताता है। फिर टोनी अपनी फैमिली के बारे में बताते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे छूने लगता है, और जेन भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करती है क्योंकि उसके साथ ये सब कुछ पहली बार हो रहा होता है और उसे भी ये सब करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। और असल बात तो ये होती है कि जेन की उम्र 15 साल होती है, पर उसने उसके साथ झूठ बोला होता है कि उसकी उम्र 17 साल है, क्योंकि वो नहीं चाहती होती कि वो उससे दूर जाए। इसलिए उसने झूठ बोला होता है और अपनी एज 17 साल बताई होती है उसे। इसके बाद जेन अपने हॉस्टल पहुंच जाती है और वो उसे गुड बाय बोलकर वहां से चली जाती है। हॉस्टल में वो अपनी दोस्त से टोनी के बारे में बताती है और उसे सारी बातें बताती है कि उसने क्या क्या किया और उसके साथ कैसे कैसे आई और उसने कैसे कैसे उसे छुआ है और उसे कितना ज़्यादा मजा आया ये सब कुछ करने में। अगले दिन जेन के स्कूल के बाहर टोनी की कार खड़ी होती है और वो कार के शीशे पे किस करके चली जाती है। दरअसल टोनी उसे प्यार करने लगा था तो वो उसे देखने आया था, और जेन उसकी कार के शीशे पे किस करके ये जताते कि वो भी उससे प्यार करने लगी है। जब स्कूल खत्म होता है तो वो अपने हॉस्टल जा रही होती है तो वो वहाँ टोनी को ढूंढती है, पर टोनी वहाँ नहीं होता है। रात को वो टोनी को बहुत ज्यादा याद करती है। अगले दिन उसके स्कूल की छुट्टी होती है तो वो अपनी दोस्त के साथ डांस कर रही होती है हॉस्टल के रूम में ही। तभी वो देखती है कि हॉस्टल के बाहर टोनी की कार खड़ी होती है। जेन उसके पास जाती है और वो दोनों कार में बैठकर कहीं दूर चले जाते हैं। टोनी उसे रूम पे ले जाता है और कहता है कि ये रूम एक बैचलर रूम है, पर जेन जितना जानती होती है कि ये रूम चाइनीज लड़कों के मजे के लिए होता है। पर टोनी की एज काफी ज्यादा होने की वजह से वो गिल्टी फील करता है और उसे जाने के लिए कहता है, पर जेन कहती है कि मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। फिर टोनी जेन के कपड़े उतारने लगता है और फिर ये दोनों सेक्स करते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं और ये पूरा दिन करते ही रहते हैं यह सब कुछ। फिर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं और जेन कहती है, मेरे डैड की डेथ के बाद मेरी फैमिली को पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है और हमारा गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो पाता है, और मैं अब राइटर बनना चाहती हूँ जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाऊंगी और अपनी फैमिली की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। ये सब कुछ सुनकर टोनी को ये लगता कि वो यहाँ पैसों के लिए आई है, पर जेन उसे मना करती है। आगे ये दोनों पूरा दिन रूम में ही रहते हैं और काफी ज्यादा मजे करते हैं, एंजॉय करते हैं। इसके बाद ये दोनों रात को डिनर करने के लिए एक चाइनीज रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ टोनी जेन को कहता है कि मैं एक चाइनीज हूँ और मेरी शादी एक चाइनीज लड़की से ही होगी और हमारी शादी नहीं हो सकती है। जेन भी कहते कि मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। इसके बाद जेन अपने हॉस्टल चली जाती है और बेड में लेटे लेटे बहुत ज्यादा रोती है, क्योंकि दरअसल जेन को टोनी से प्यार हो गया होता है। आगे हम देखते हैं जेन रोज उस रूम में जाती है टोनी के साथ और ये दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, सेक्स करते हैं, मजे करते हैं। और आपको तो पता ही है अकेले लड़का और लड़की क्या करते हैं एक रूम में। फिर एक दिन जेन अपने घर जाती है और उसकी माँ उसे कार में आता देख बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है
और जब वो घर आती है तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हारे हॉस्टल से एक खत आया था, तुम 3 दिन बाहर नहीं गई हो। वो उस पर शक करने लगती है और पूछती है कि 3 दिन तुम कहाँ थी, क्यों नहीं गई थी तुम हॉस्टल। जेन बताती है कि मेरा एक दोस्त है जो बहुत ज्यादा अमीर है। आगे वो अपनी फैमिली को टोनी से मिलाने के लिए एक होटल में ले जाती है। वहाँ वो अपनी फैमिली के बारे में बात करता है, पर वो सब उसे इग्नोर करते हुए खाने पे ध्यान देते हैं, क्योंकि ये सब यहाँ टोनी के पैसों के लिए आए होते हैं। वो सब टोनी का इस्तेमाल कर अपनी फैमिली की पैसों की प्रॉब्लम को, और टोनी को भी आइडिया लग जाता है इनके इरादे का। इसके बाद जेन टोनी से कहती है कि मेरी मोम को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, और टोनी उसे पैसे दे देता है, क्योंकि जेन को पैसों की जरूरत होती है और टोनी को जेन की। अगले दिन जेन की माँ उससे मिलने के लिए हॉस्टल आती है, जहाँ वो उससे पैसे लेकर चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि हॉस्टल में सभी लड़कियां जेन से दूर रह रही होती हैं, क्योंकि हॉस्टल में सभी को पता चल गया होता है जेन की असलियत के बारे में, जो कि वो टोनी के साथ रूम में कर रही होती है, या फिर जो कुछ भी उसकी लाइफ में चल रहा होता है इस टाइम। फिर वो रात को मिलते हैं तो जेन उसे बोलती है कि अगले साल की पढ़ाई के लिए मैं फ्रांस जा रही हूँ, तो जेन उसे याद रखे, इसलिए टोनी अपनी माँ की रिंग उसे दे देता है, क्योंकि टोनी को जेन से बहुत ज्यादा प्यार हो गया होता है। तो वो अपने डैड से मिलने जाता है और वो उनसे जेन से शादी करने की बात करता है, पर वो उसे मना कर देते हैं। आगे वो जेन से मिलने जाता है और उसे अपने डैड के साथ हुई बात बताता है, और कहता है कि हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। पर जेन को लगता है कि अगर वो भाग के शादी करेंगे तो उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी उसे नहीं मिलेगी, जिससे वो टोनी को मना कर देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। फिर एक दिन वो अपने घर जाती है, जहाँ उसकी मॉम उसकी रिंग देख लेती है और वो उस रिंग को ले लेती है। अगले दिन उसका भाई जॉब के लिए दूसरी सिटी जा रहा होता है। ये देखकर उसके भाई बहन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अगले दिन जेन टोनी से मिलने के लिए बैचलर रूम में जाती है, तो वहाँ देखती है कि टोनी पूरी तरह से गम में डूब चुका होता है और बहुत गंदे तरीके से नशा कर रहा होता है, एकदम नशेड़ी बन चुका होता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। क्योंकि कुछ दिन बाद उसकी शादी होती है और वो जेन को बहुत ज्यादा प्यार करता होता है, पर जेन उसे समझाते हुए कहते कि मैं तुम्हारी शादी के लास्ट टाइम तक तुमसे मिलने आऊंगी। आगे हम जेन और उसकी पूरी फैमिली को घर में देखते हैं, जो फ्रांस जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तभी उसे पता चलता है कि टोनी ने उसकी फैमिली को फ्रांस जाने में मदद की होती है। इसके बाद वो लास्ट टाइम टोनी से मिलने के लिए बैचलर रूम में जाती है, पर पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी टोनी वहाँ पर नहीं आता है। अगले दिन वो फ्रांस जा रही होती है, तभी उसे टोनी की कार दिखती है और वो सोचते कि टोनी उसे गुड बाय करने के लिए आया होता है लास्ट टाइम, पर वो वहाँ नहीं आया होता है। और रात को जब वो सो रही होती है तब वो टोनी को याद करते करते बहुत ज्यादा रोती है, क्योंकि वो भी उससे प्यार करने लगी होती है, वो भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती होती है। इसके बाद हम उस बूढ़ी औरत के फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और कहा कि शादी के बाद भी मैं तुमसे प्यार करता था और मरते दम तक तुमसे प्यार करता रहूंगा। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी में एक बूढ़ी औरत जो कि एक राइटर होती है, वो एक बुक लिख रही होती है अपनी लाइफ के बारे में जो उसके साथ हुआ होता है। सो हे गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को पहले सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।